जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां राजा का कहा हर शब्द ही कानून होता था। और अब सोचिए उस एक पल के बारे में जब आम लोगों ने उठकर उस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम उसी ऐतिहासिक भूचाल की कहानी को समझने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि ये लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों की वो नींव थी जिसका असर आज भी हम सबकी दुनिया पर दिखता है। तो आखिर ये फ्रांसीसी क्रांति थी क्या? देखिए, अगर सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये फ्रांस में राजा लुई 16वें के एक तरफा शासन, समाज में फैली गैर बराबरी और जबरदस्त आर्थिक तंगी के खिलाफ आम जनता का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रेशर कुकर की मिसाल लेना। सोचिए कि सालों से सामाजिक नाइंसाफी और भुखमरी की भाप उस कुकर के अंदर बन रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, और राजा ने सुधारों का वो सेफ्टी वॉल्व खोलने से साफ इनकार कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? एक जोरदार धमाका, ऐसा धमाका जिसने पुरानी पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बिखेर कर रख दिया। तो सवाल ये है कि इस धमाके के लिए इतना दबाव बना कैसे? चलिए जरा क्रांति से पहले के फ्रांस में चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वजह थी जिन्होंने इस क्रांति की आग को हवा दी। देखिए, उस समय का फ्रांसीसी समाज बहुत ही अजीब और अन्याय से भरा हुआ था। पूरा समाज 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और शाही खानदान के लोग सारे ऐशो आराम करते थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, जिसमें किसान, मजदूर और व्यापारी जैसे आम लोग आते थे। और ये गैर बराबरी कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा लगाइए। देश की लगभग 90% आबादी तीसरे एस्टेट का हिस्सा थी, लेकिन अधिकारों के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। सारी ताकत और सारे फायदे बस मुट्ठी भर 10% लोगों के हाथों में थे। इस सामाजिक नाइंसाफी की आग में कई और चीजों ने मानो घी का काम किया। देखिए, कमाल की बात है कि फ्रांस ने अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में मदद की, लेकिन इस चक्कर में उसका अपना खजाना ही खाली हो गया। और इस नुकसान की भरपाई के लिए आम जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए। ऊपर से 1788 में एक भयानक अकाल पड़ गया, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। और इन सब के साथ राजा का निरंकुश शासन और भ्रष्ट प्रशासन लोगों के लिए जीना मुश्किल कर रहा था। और इसी उबलते हुए माहौल में रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों ने एक वैचारिक चिंगारी की तरह काम किया। जैसे रूसो का ये कहना कि असली ताकत राजा में नहीं बल्कि जनता में होती है। इन नए और क्रांतिकारी विचारों ने लोगों को अपने हक के लिए जगाया और सवाल पूछने की हिम्मत दी। तो अब माहौल पूरी तरह से तैयार था। दबाव अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी, और फिर वो पल आ ही गया जब वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। ये क्रांति कोई एक दिन का किस्सा नहीं थी, ये तो पूरे एक दशक तक चलने वाली उथल-पुथल थी। 1789 में इसकी शुरुआत से लेकर 1799 में नेपोलियन के सत्ता में आने तक फ्रांस ने उम्मीद, खौफ और बड़े-बड़े बदलावों का एक पूरा दौर देखा। चलिए 1789 की घटनाओं पर जरा गौर करते हैं। जब राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई तो तीसरे एस्टेट ने बराबरी के हक की मांग की। जाहिर है, मांग ठुकरा दी गई। इसके जवाब में उन्होंने खुद को ही राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर देश के लिए एक संविधान बनाने की कसम खाई। और फिर आई वो तारीख 14 जुलाई, जब गुस्साई भीड़ ने राजा की तानाशाही के प्रतीक बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, और बस यहीं से क्रांति की औपचारिक शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके बाद का रास्ता खून खराबे और अफरा तफरी से भरा था। अब बड़े बड़े आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक भयानक टकराव होने वाला था। क्रांति की शुरुआती और सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने आज़ादी, बराबरी और संपत्ति जैसे बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी, और इसी नींव पर 1792 में फ्रांस को एक गणराज्य यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन इन महान आदर्शों के बिल्कुल उलट क्रांति ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। रोबेस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन शुरू हो गया। इस दौर में हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर गिलोटिन से सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया।
आज़ादी और बराबरी के वादे सामूहिक हत्याओं की खौफनाक हकीकत में बदल गए। और इसी आतंक के दौर में 1793 में राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी रानी मैरी एंटोनेट को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस घटना ने फ्रांस में राजशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आतंक के शासन के बाद फ्रांस को चलाने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई गई, जिसमें 5 सदस्य थे। लेकिन ये सरकार बेहद कमजोर थी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। इस राजनीतिक खालीपन ने एक ऐसे ताकतवर फौजी लीडर के लिए रास्ता बना दिया जो देश में स्थिरता लाने का वादा कर सके। और वो लीडर थे जनरल नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में उन्होंने एक सैनिक तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस घटना के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति व्यावहारिक रूप से खत्म हो गई और एक नए दौर का आगाज हुआ। तो क्या क्रांति के खत्म होने का मतलब ये था कि वो नाकाम रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर फ्रांस और पूरी दुनिया पर इतना गहरा और स्थायी था कि उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। इस क्रांति ने दुनिया को 3 जादुई शब्द दिए: लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राजा के शासन से स्वतंत्रता, कानून की नज़र में सभी की समानता और एक देश के नागरिकों के तौर पर आपसी भाईचारा। ये नारा दुनिया भर के लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इसका असर फ्रांस की सरहदों के बहुत दूर तक पहुंचा। फ्रांस में सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था का खात्मा हो गया और एक संविधान की नींव पड़ी। इसने पूरे यूरोप में क्रांति की एक लहर पैदा कर दी। यहाँ तक कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी आज़ादी और बराबरी के इन विचारों से बहुत प्रेरणा ली। सही मायने में यहीं से दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों के फैलने की शुरुआत हुई। आखिर में फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा सबक ये था कि कोई भी शासक कानून से बढ़कर नहीं होता। इसने इस विचार को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। अगर राजा की ताकत सबसे बड़ी नहीं है, तो क्या जनता की ताकत की कोई सीमा है? और उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया